हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरुण है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी 1857 के रिवॉल्ट के बारे में, तो आज हम थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। इंडिया में नेशनलिज्म की शुरुआत कैसे हुई और ये नेशनलिज्म है क्या, पहले हम इस चीज़ को समझेंगे। पैट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म, फासिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, ये कई सारे भारी भरकम शब्द हैं जिनका मीनिंग जानना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम इनके बारे में नहीं जानेंगे तो हम नेशनलिज्म का राइज कैसे हुआ इंडिया में वो समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो हम जानते हैं कि पहले ये सारी चीज़ होती कहाँ है, ये आई कैसे, निकल के कैसे आई। तो हम पहले बात करते हैं पैट्रियोटिज्म की, देशभक्ति। पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। सपोज आपसे कोई बहस कर रहा है किसी बात को लेकर, और आप किसी कंट्री से बिलोंग करते हो, कोई सामने वाला किसी कंट्री से बिलोंग करता है, वो आपसे कोई बात कहता है आपकी कंट्री के अगेंस्ट, और आप एक ट्रू पैट्रियोटिक इंसान हो तो उसकी बात को सुनोगे, और अगर आपको बुरी लगी उसकी बात तो आप उसको कुछ समय बाद एनालाइज करके उसके बाद उसका जवाब दोगे। वो आप जवाब पेन से भी दे सकते हो, अपनी भाषा से भी दे सकते हो, कैसे भी दे सकते हो, वो पैट्रियोटिज्म है। फिर उसके बाद आती है बात नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। नेशनलिज्म की बात, राष्ट्रवाद क्या होता है। सपोज अगर कोई आपसे सेम सिचुएशन है, आपसे कोई बात कर रहा है, आपकी कंट्री के अगेंस्ट कोई बात कर रहा है, या फिर आपकी विचारधारा के बारे में, आप जिस देश से बिलोंग करते हो उसके विरोध में कोई विरोधाभास कर रहा है, तो आप उसको ऑन इंस्टेंट जवाब दोगे। ये आप गुस्से में दे सकते हो, नॉर्मली भी दे सकते हो, लेकिन ऑन इंस्टेंट जवाब दोगे। मोस्ट ऑफली नेशनलिज्म में ये होता है, इसको राष्ट्रवाद बोलते हैं। अब बात आती है फासिज्म। आजकल बहुत पॉपुलर वर्ड है कि ये फांसीवादी की सरकार है, फासिज्म जो वर्ड है निकल के आया है मुसोलिनी से, कि मुसोलिनी एक इटली का डिक्टेटर हुआ करता था, और ये जो जर्मनी का डिक्टेटर था हिटलर, उसका दोस्त भी हुआ करता था। तो वो एक फांसीवादी लीडर कहा जाता था। फासिज्म होता है कि सपोज अगर आपके अगेंस्ट कोई बात कह रहा है तो आप उसको सुनोगे भी नहीं, सीधे गोली मार दोगे। नेशनलिज्म को बोलते हैं, नेशनलिज्म कुछ हिस्टोरियन ऐसे भी बोलते हैं, नेशनलिज्म इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द फासिज्म। राष्ट्रवाद फांसीवाद की तरफ बढ़ने का पहला कदम होता है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो अब बात आती है कम्युनिज्म, जिसको बोलते हैं साम्यवाद, और सोशलिज्म, समाजवाद। ये सारी जो चीजें हैं, कम्युनिज्म, सोशलिज्म और कम्युनलिज्म, संप्रदायवाद, ये सारी चीजें जो है रशियन रिवॉल्यूशन के बाद निकल के आई हैं। जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद ये सारी विचारधाराएं धीरे धीरे निकल के आई। तो जो अब हम बात करेंगे कि मॉडर्न इंडिया में नेशनलिज्म की शुरुआत कैसे हुई। एक्चुअली मॉडर्न इंडिया, कुछ लोगों का मानना है कि वास्को डी गामा जब आया तब से हम मॉडर्न इंडिया मानते हैं। कुछ हिस्टोरियन ये भी बोलते हैं कि जब से प्लासी की लड़ाई शुरू हुई उसके बाद, प्लासी टू पार्टीशन एक बुक भी लिखी गई है, बिपिन चंद्र जी ने लिखी है। प्लासी टू पार्टीशन के टाइम से ही, मतलब प्लासी टू पार्टीशन के बीच का जो एरा है, ये इस एरा को हम बोलते हैं मॉडर्न इंडिया। और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जो 1857 वाला सीन हुआ, 1857 के बाद 1947 से जो बीच के 90 साल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये 90 ईयर्स का जो एरा था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए, क्योंकि इस बीच में क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे एक्ट आए, बहुत सारे ऐसे कानून सरकार लेके आई। जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी उसने देश को लूट लिया एक तरीके से। ये शुरुआत हुई थी, अगर हम सच कहें तो 1857 की क्रांति के बाद हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रवाद की चिंगारियां जाग उठी थी। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको हमने बोला, ब्रिटिशर्स उसको ज़्यादातर ब्रिटिशर्स की अगर हम बुक पढ़ेंगे तो उसमें हम पाते हैं कि ये 1857 का जो रिवॉल्ट था इसको सिपोय म्यूटिनी बोलते थे। दैट वाज लाइक अ सैन्य विद्रोह, अंग्रेजों के द्वारा यही बोला गया था। लेकिन इट वाज नॉट जस्ट लाइक सिपोय म्यूटिनी, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ही था, क्योंकि इसने हमारे देशवासियों के बीच में एक राष्ट्रवाद की भावना का उदय किया। उसी के बाद से राष्ट्रवाद की भावना का उदय होने लगा था।
लेकिन ब्रिटिशर्स ने बहुत कोशिश करी कि इस भावना को दबाया जाए, इंडिया के अंदर जो नेशनलिज्म बढ़ रहा है इसको कैसे न कैसे सप्रेस किया जाए। उसके लिए बहुत सारे रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए, बहुत सारे चार्टर एक्ट लेके आए। सिविल सर्विस की एज जो सिविल सर्वेंट की एज पहले 21 हुआ करती थी, उसकी घटा के 19 कर दी गई, क्योंकि इंडिया के जो यूथ था, इंडिया का उस टाइम का जो यूथ था 19 ईयर में इतना कैपेबल नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन बहुत लेट स्टार्ट होती थी लोगों की। तो इतना यूथ कैपेबल नहीं हो सकता था कि वो सिविल सर्विस निकाल सके, तो उसकी भी एज इन्होंने घटाकर कम कर दी। और बहुत सारे चार्टर ऐसे लेकर आए कि जिससे हमारे नेशनलिज्म को सप्रेस किया जा सके। लेकिन अगर हम बात करें तो केवल नेशनलिज्म नहीं जगा था उस टाइम पे, केवल राष्ट्रवादी विचारधारा ही नहीं आई थी, उसके साथ साथ कई सारी और भी विचारधाराएं आई थी जो मैं अभी ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। साम्यवाद, सामंतवाद, ये सारी विचारधाराएं जो थी साइड बाय साइड चल रही थी हमारा जब नेशनलिज्म का ग्रो हो रहा था। और लास्ट में एक विचारधारा आई थी कम्युनलिज्म की विचारधारा, साम्राज्यवाद की विचारधारा। ये एक बहुत सैड चैप्टर है हमारी इंडियन हिस्ट्री का, जिसने इंडिया का डिवीज़न करवा दिया। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रवाद बढ़ाने के लिए। अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो मेन जो फैक्टर्स हैं, सबसे पहली बात तो ये थी जो अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां थी, उनकी एक्सपेंशनरी सर्विसेज ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया was the main factors was the main reason for the rising of nationalism in Indian continent. जो इनकी एक्सपेंशनरी पॉलिसीज थी उनमें कुछ जैसे विडो मैरिज एक्ट वगैरह लेकर आए थे, और बहुत सारे ऐसे कानून ये लेकर आए थे जो इंडियंस को पसंद नहीं थे। ठीक है, तो ये सब और प्रेस वर्नाकुलर एक्ट लेकर आए थे, सारी पॉलिसीज जो इंडियंस को नहीं पसंद थी, ये एक बहुत बड़ा कारण थे। अब हम चलिए एक एक करके जो इनके फैक्टर्स थे हमारे इंडिया के अंदर नेशनलिज्म ग्रो करने के, उन पे बात करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है अवध से। जब 1857 का रिवॉल्ट चल रहा था तो उस टाइम पे क्या हुआ, अवध जो रीजन है वहां के नवाब हुआ करते थे वाजिद अली शाह साहब। तो वाजिद अली शाह को ये बोलकर वहां से बंगाल शिफ्ट कर दिया गया कि जो ये वाजिद अली शाह का एडमिनिस्ट्रेशन है ये मिस रूलिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब इनकैपेबल है, ये कैपेबल नहीं है गवर्नमेंट चलाने के। उनको ये बोल के वहां से हटा दिया गया। इससे क्या हुआ, जो अवध की जनता थी वो बहुत नाखुश थी, और अवध की जनता नाखुश थी क्योंकि अवध की जनता उनसे बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी। वो पोएट थे, बहुत अच्छे शायर थे, और किसानों की सुनने वाले नवाब थे। तो यही रीजन था 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ उसमें सबसे ज्यादा फार्मर्स 75% अवध की जनता ने इन्वॉल्वमेंट लिया। क्योंकि इवन बिपिन चंद्रा तो ये तक कहते हैं कि जो आर्म रिबेलियन हुआ, जो आर्मी के लोग विद्रोह कर रहे थे, मोस्ट प्रोबेबली लोग वहां पे, बिपिन चंद्रा ने तो ये तक बोला है दे वर द आर्मी पर्सनल इन यूनिफॉर्म बट दे वर द फार्मर्स बाय हार्ट। वो दिल से किसान थे और किसान के ही बेटे थे जो अवध प्रांत के लोग थे। इसलिए बहुत ज्यादा अवध के लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा। एक तो अपने राजा के तबादले से बहुत खुश थे, उनका राजा बंगाल भेज दिया गया था। दूसरा वहाँ जो इनकी पॉलिसीज थी, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज थी, वो बहुत बुरा इम्पैक्ट डाल रही थी वहाँ के किसानों पर। तो ये सब चल रहा था। इस सब के चलते चलते अब इंडियन को ये एहसास होने लगा था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो एक मनी ड्रेन की साजिश कर रहे हैं, यहाँ से पैसे ले जा रहे हैं और ब्रिटेन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनका यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। अगला एक फैक्टर आता है कि मॉडर्न एजुकेशन के बारे में, कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड उसे क्या बोलते हैं, जो फॉरेन एजुकेशन पॉलिसीज थी वो धीरे धीरे इंडिया में इम्प्लीमेंट हुई और यहाँ के इंटेलेक्चुअल बाहर पढ़ने जाने लगे। उसका भी एक बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ा। इसमें से गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ये लोग भी ये बहुत महान इंटेलेक्चुअल थे उस टाइम के। तो इनका क्या फ़र्क पड़ा, ये जब ब्रिटेन वगैरह से पढ़ के आए, यूरोपियन कंट्री से पढ़ के आए, तो इन्होंने सीखा कि ये साले ब्रिटिशर्स जो हैं वहाँ पे मतलब
हम अपने यूरोपियन कॉन्टिनेंट में तो बात करते हैं कि लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी, बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों की बात करते हैं, लेकिन इंडिया में तो ना गुलाम बना रखा है। ये समझ में आ चुका था, मतलब जो इंटेलेक्चुअल थे, आगे चल के मॉडरेट जो लेवल था कांग्रेस का वो बना, आगे चल के यही लोग बोले आगे ये जिनमें दादा भाई नौरोजी की बहुत बड़ी भूमिका है। ये पहले लीडर थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट होके गए थे। और गोपाल कृष्ण गोखले का भी बहुत बड़ा रोल रहा, महात्मा गांधी उनको गुरु भी मानते थे। तो ये इनकी सारी रणनीतियाँ चलती रही। साइड बाय साइड एक अलग लेवल का नेशनलिज्म चल रहा था जिसको रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म बोलते हैं, क्रांतिकारी नेशनलिज्म, जिसमें आपके लाल पाल और लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और आपके सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, ये सारे लोग आते हैं। तैयब जी, सैफुद्दीन के चलू, ये सारे, सॉरी सैफुद्दीन के चलू उसमें नहीं थे। ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, धीरे धीरे इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ी। तो जब इंडियंस पढ़ के वहाँ से आ रहे थे तो उन्होंने यहाँ के लोगों को जागरूक करना शुरू किया, बताना शुरू किया कि देखो जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद की भावना जगाना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ ये समझ चुके थे और लोगों को बताना शुरू किया कि देखो ये लोग यहाँ पे जो ट्रीट करते हैं हमें, ये बिल्कुल अलग है। ब्रिटेन के अंदर ये लोग यूरोपियन कॉन्टिनेंट में बोलते हैं कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें ये चाहिए, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी, इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। लेकिन इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, यहाँ से पैसे ले जाकर वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे तो हमारी वर्ल्ड का जीडीपी में शेयर 23% था और जब यहाँ से गए थे तो 4% रहा था। ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो बीच में आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले एक बात और बता दूं, जो 1813 का चार्टर एक्ट आया था उसमें जो बोला गया था कि अब इंडिया की एजुकेशन को मॉडर्नाइज किया जाएगा, उसका मकसद ये नहीं था कि भारत के अंदर राष्ट्रवाद जग जाएगा, नेशनलिज्म इंडिया के अंदर ग्रो करेगा। उसका मकसद ये था कि हम लोग, हालांकि इस पर 10 साल तक डिबेट होती रही कि करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है, बट इसका मकसद अंग्रेजों का ये था कि इंडिया के अंदर हम काले अंग्रेज पैदा करेंगे, हम लोगों को इंटेलेक्चुअल बनाएंगे, पढ़ा लिखा बनाएंगे और फिर उनसे खुद काम लेंगे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कम है तो हम इन इंडियंस का इस्तेमाल करेंगे इनको पढ़ाने लिखाने के बाद। लेकिन वो उल्टा पड़ गया, क्योंकि जब इंसान पढ़ता है तो उसका दिमाग खुलता है और धीरे धीरे इनका पूरा हिसाब उल्टा पड़ गया। हमारे इंटेलेक्चुअल्स नेशनलिस्ट होते गए और इंडिया का नेशनलिज्म का जो स्टेप था वो बढ़ता गया। और दूसरा आता है कि रोल ऑफ प्रेस का भी बहुत बड़ा रोल रहा राष्ट्रवाद को जगाने में। इसका एग्जाम्पल हम यहीं से ले लेते हैं। 1878 में एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। उस वर्नाकुलर का मतलब होता है देसी, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज होती है। तो उसमें बोला गया कि जो अगर आप रीजनल लैंग्वेज में कुछ छापने की कोशिश करते हो, क्योंकि हमारे यहाँ के जो प्रेस से जुड़े हुए लोग थे, जो इंटेलेक्चुअल थे, वो अपना न्यूज़पेपर चलाते थे, उसमें मोस्ट ऑफली रीजनल लैंग्वेज में कुछ ऐसी चीज़ें डालते थे जो राष्ट्रवाद को बढ़ावा दें। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या हुआ 1878 में कि इन चीज़ों को सप्रेस करने की कोशिश करी कि अगर कोई रीजनल लैंग्वेज में लिखेगा तो लिखने वाले को और उसे क्या बोलते हैं, एडिटर को और ओनर को, तीनों को, सबको जेल हो जाएगी, जेल में डाल दिया जाता था। एक घटना याद है कि 1896 में एक घटना हुई कि जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने अपने एक न्यूज़पेपर में लिखा कि अगर कोई गलत करता है तो उसको मारना गलत नहीं है, अगर तुम्हारे देश के साथ कोई गलत करता है। तो एक अंग्रेज हुआ करता था, उस पर रेप के कई सारे चार्जेस थे, तो उनको कई लोगों ने गोली मार दी मिल गए। तो बहुत सारे इम्पैक्ट हुए। तो प्रेस का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद को जगाने में। एक और कारण था भारत में राष्ट्रवाद के उदय का, क्या बोलते हैं, रीडिस्कवरी ऑफ इंडियन पास्ट। इसमें क्या था कि जो हमारा पास्ट था, एक्चुअली लोग पहले इतना डराए धमकाए गए थे। एक वाइट सुपरमेसी का कंसेप्ट आया था, लास्ट टाइम मैंने बताया था आप सब लोगों को, कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनका मानना था कि जो ब्रिटेन है वहाँ के लोग बहुत सभ्य हैं, उनकी सोसाइटी बहुत अच्छी है और उनको ऊपर वाले ने, गॉड ने भेजा है कि वो दुनिया के डिफरेंट देशों में जाएं और उनको तमीज़ सिखाएं, उनको तहजीब सिखाएं। ऐसा ब्रिटिशर्स का मानना था। तो ये सारी प्रॉब्लम थी। लेकिन रीडिस्कवरी ऑफ इंडियन पास्ट में हम पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ के कुछ इंटेलेक्चुअल थे, जिसमें दयानंद सरस्वती थे, राजा राम मोहन रॉय थे। तो इन्होंने बताया कि हमारा जो इतिहास है, जैसे तुम लोग आर्यंस अगर अपने आप को बोलते हो, हम भी आर्यंस हैं, हमारी भी रेस सुपीरियर है, हम किसी से कम नहीं है, हम भी यूरोपियन जैसे हैं, हम भी इंसान हैं।
और ये जो अनपढ़ का कंसेप्ट लगाते हो, ऐसा नहीं है। हमारे भी पूर्वज बहुत पढ़े लिखे रहे हैं, उन्होंने वेदा दिखाए इनको, जो जितने शास्त्र थे इंडियन वो सारे रिप्रेजेंट किए। तो इंडियन लोगों में थोड़ा थोड़ा भरोसा आया, और बहुत सारी कुरीतियाँ थी हमारे देश के अंदर, जैसे सती प्रथा है, इसको रोकने के लिए राजा राम मोहन रॉय ने बहुत बड़ा काम किया, बहुत भरसक प्रयास किया। क्रिश्चियन मिशनरी का भी सपोर्ट लिया उन्होंने, लेकिन सती प्रथा को एट द एंड उन्होंने बैन करवा दिया। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, हमारे वेद बहुत प्योर हैं और इनमें बहुत कुछ अच्छी बातें हैं, और ये हमारा इतिहास बहुत पुराना है, हम भी किसी से कम नहीं हैं। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी, और वो भी उनका भी कहना था कि हमारा जो वेदा सिस्टम है ये कोई बहुत नया सिस्टम नहीं है, बहुत पुराना 5000 साल पुराना हमारा इतिहास है, और हम किसी से भी कम नहीं हैं। और उसको थोड़ा मॉडर्नाइज करने के लिए लाला लाजपत राय ने डीएवी स्कूल और कॉलेजेस की स्थापना करी, और दयानंद सरस्वती एंग्लो वैदिक स्कूल करके सबसे पहला स्कूल लाहौर में खोला गया। डीएवी कॉलेजेस भी बने। आज भी डीएवी की संस्थाएं हिंदुस्तान के विभिन्न भागों में डिफरेंट एरियाज में देखने को मिल जाती हैं। तो इससे क्या हुआ, इंडिया बदलने लगा। धीरे धीरे लोगों के अंदर भावनाएं आने लगी कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी सुपीरियर हैं, हम किसी से अपने आप को कम क्यों समझें। तो ये सब कुछ चल रहा था, और धीरे धीरे आग लगने लगी राष्ट्रवाद की तरफ। हम एक कदम और आगे बढ़ चुके थे। फिर एक बहुत बड़ी घटना होती है 1904-1905 के बीच में। जापान उस समय बहुत बड़ी ग्रेट इंपीरियल पावर हुआ करता था। अब भी जापान पावरफुल है, लेकिन अब उतना नहीं। अब तो चाइना धमका देता है, लेकिन एक टाइम पे बहुत बड़ी पावर हुआ करता था। जापान ने रशिया पे अटैक किया और रशिया को हरा दिया। जापान ने चाइना को 7-8 बार हरा दिया था उस टाइम पे। तब इंडियन के अंदर एक जज्बा जागा, एक भरोसा हुआ कि यार जापान भी तो एशियन कंट्री है। अगर एशिया का एक देश यूरोप की इतनी बड़ी पावर को हरा सकता है, तो हम भी अंग्रेजों से छुटकारा पा सकते हैं। फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ। ये सारी क्रांतियों के बाद इंडिया के अंदर भी धीरे धीरे जब इन सब चीज़ों के बारे में लोगों ने जाना, तो हिंदुस्तानियों के अंदर भी धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावनाएं जागने लगी। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इंडिया में कांग्रेस से पहले कौन कौन सी पार्टियां बनी। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पहली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने इंडिया की पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया। उससे पहले भी कई सारी पार्टियां बनी, बंगाल सोसाइटी बनी, इंडियन लीग बनी, ये सारी पार्टियां बनाई गई। हालांकि ये इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन हाँ, इन सब पार्टियों का गठन हुआ। इस कहानी के अगले भाग में हम देखेंगे कि ये सारे रीजन्स हमने देख लिए, नेशनलिज्म क्या होता है ये हमने देख लिया। अब इस कहानी के अगले भाग में हम देखेंगे कि कांग्रेस कैसे बनी और उसका क्या रोल रहा राष्ट्रवाद को बढ़ाने में, और कांग्रेस ने किस प्रकार से हेल्प करी देश को आज़ादी दिलाने में। फ्रीडम तक 1947 तक का कांग्रेस का क्या क्या रोल रहा, और कांग्रेस के क्या क्या फेजेस हुए, क्या क्या सेशन हुए, कांग्रेस में कैसे स्प्लिट हुआ, क्या क्या हुआ। और इंडियन नेशनल मूवमेंट का अगला हमारा जो पड़ाव होने वाला है वो होने वाला है कांग्रेस का। अभी हम कांग्रेस की स्थापना देखेंगे नेक्स्ट पड़ाव में। उसके बाद फिर हम इंडियन नेशनल मूवमेंट पूरा डिटेल्ड में शुरू करेंगे। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, 1909 मॉल्डी-मिंटो रिफॉर्म, 1919 चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये सारा सब कुछ। सो ये सीरीज एक ओवरव्यू टाइप थी कि राष्ट्रवाद की शुरुआत हिंदुस्तान में कैसे होती है। आगे की सीरीज में हम बात करेंगे कि राष्ट्रवाद के इम्पैक्ट क्या हुए। ब्रिटिशर्स का कहना था कि इंडिया का बाल्कनाइजेशन हो जाएगा। बाल्कनाइजेशन मतलब बाल्टिक नेशन के आसपास के जो छोटे छोटे देश हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और वो नॉर्वे के आसपास के जो देश हैं, स्कैंडिनेवियन जिनको बोलते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये छोटे छोटे देश हैं। तो मतलब ब्रिटिशर्स का कहना था कि इंडिया का भी बाल्कनाइजेशन हो जाएगा, कि इंडिया भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। लेकिन इंडिया के नेशनलिज्म ने, इंडिया के राष्ट्रवाद ने देश को तोड़ने के बजाय जोड़ दिया। और इसमें महात्मा गांधी, एम.के. गांधी का बहुत बड़ा रोल रहा। बापूजी ने बहुत कुछ एफर्ट डाले, सबका ही रोल रहा, लेकिन एम.के. गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये हमारे दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस,
इन लोगों का बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली रोल रहा। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सबका कुछ ना कुछ बहुत बड़ा बड़ा रोल रहा। सब ने अपने अपने लेवल पे किया। महात्मा गांधी ने यूनाइट करने में बहुत कुछ भूमिका निभाई। उन्होंने भी कई सारे आंदोलन करे। सरदार पटेल ने भी कई सारे आंदोलन करे। नेहरू की बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ रहीं। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस का गठन कैसे हुआ, कांग्रेस क्यों बना, कांग्रेस पहले ऑर्गेनाइजेशन था, उसके बाद ये पार्टी कैसे बना, कांग्रेस के क्या क्या सेशन हुए। कांग्रेस का एक सेशन गांधी जी ने भी अटेंड किया, वो एक सिंगल सेशन था। जिस अटेंड तो बहुत सारे किए, लेकिन प्रेसिडेंट एक सिंगल उसके रहे। ये क्वेश्चन भी आ जाता है यूपीएससी में कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट कभी गांधी जी रहे या नहीं रहे। तो गांधी जी ने एक ही सेशन प्रेसाइड किया था, वो था बेलगाम, कर्नाटका। बेलगाम पड़ता है कर्नाटका में, कोल्हापुर महाराष्ट्र है और बेलगाम कर्नाटका में है। महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर पे बेलगाम पड़ता है। वहाँ का जो सेशन हुआ वो महात्मा गांधी ने एज अ प्रेसिडेंट अटेंड किया था। और सारे के सारे सेशन गांधी जी ने, मतलब प्रेसिडेंट नहीं रहे गांधी जी, किसी और कोई दूसरा ही प्रेसिडेंट होता था। इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हम उस फर्स्ट स्पीच के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि गांधी जी ने कांग्रेस में जो फर्स्ट स्पीच बनारस में आके दी, उसमें उन्होंने बोला कि तुम कांग्रेस से ऐसे कुछ नहीं होने का। जब तक इसमें गांव के लोग नहीं जुड़ेंगे, जब तक इसमें इंटेलेक्चुअल के साथ भीड़ नहीं इकट्ठी होगी, तब तक कोई आंदोलन सफल नहीं होगा। उस पर भी बात करेंगे। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू का 1930, उस पर भी बात करेंगे। और नेहरू रिपोर्ट पे बात करेंगे, नेहरू रिपोर्ट के क्या रोल थे। और जिन्ना के 14 पॉइंट्स जो थे उस पर भी बात करेंगे। इन सारे टॉपिक्स पे, हम सारे बिंदुओं पे हम कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947 तक के बीच का पूरा इतिहास हम 2-4 दिनों में भी खत्म करने वाले हैं। तो आज का सेशन इतना ही है। अब हम नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कांग्रेस का फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस।